जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1915, 1916, 1917 या फिर डी 1918 में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। इन सभी प्रश्नों को हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर किया है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और ये जो समझौता है, गर्म दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित हुआ था लखनऊ समझौता द्वारा। और साथियों, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 और 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। 1917 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो आप सभी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आरबीआई, और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से और भी प्रश्न बनता है, जैसे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, बाजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषि से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कृषि से। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को क्रमशः उद्योग और सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये जो उद्योग है, इसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और जितने भी सेवा क्षेत्र है, जैसे बैंकिंग हो गया, ये सभी क्या है? तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज के 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करें तो ये जो है एक अस्थायी सदन है, और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं कितनी अवधि के बाद? तो याद रखिएगा, प्रति 2 वर्ष के बाद में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, राज्यसभा का अगर पूछे पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ है। चलिए आगे देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है?
चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है ये किस में निहित है? तो याद रखिएगा संविधान में निहित है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो संविधान की सर्वोच्चता है। चलिए आगे देखिए, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे में। तो साथियों मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन अरस्तू का है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरस्तू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है 180 डिग्री याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे देखिए, संत कबीर के गुरु कौन थे? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। याद रखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रामानंद। चलिए आगे देखिए, हर्ष का राज कवि कौन था? चलिए 10 के लिए आप सभी आंसर कीजिए, हर्ष का राज कवि कौन था? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का कौन था? दरबारी कवि। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। और यहाँ से प्रश्न बनता है हर्षचरित, पूछा जाता है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाणभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? चलिए 11 नंबर के लिए आप सभी आंसर कीजिए, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था पूछा जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। इसे भी ध्यान रखेंगे, कब हुआ था बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा? तो 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लॉर्ड डफरिन को ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो उस वन्य जंतु अभयारण्य का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये असम में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कर्नाटक में है, याद रखिएगा। पेरियार पूछा जाता है केरल में है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात में है, सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चलिए 14 नंबर के लिए आंसर कीजिए आप सभी। चक्रवात जो है निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो साथियों चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, निम्न दाब। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी द्वारा
सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण विधि। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विकिरण। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की एक क्या है? विधि है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? चलिए 16 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। और वन की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है? मिजोरम। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पर्यावरण के संतुलन के लिए कितना प्रतिशत वन होना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा 33% वन होना अनिवार्य है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। शासन की जो संघीय प्रणाली है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ पर स्थापित किया था? चलिए 20 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो 1875 में। कहाँ पर किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? बम्बई में। पहला ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1885 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? तो याद रखिएगा बम्बई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किसके बीच में थी? आपको ध्यान रखना है पहली टेलीग्राफ लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट हुआ था। कब? तो 1853 में। और ये जो लाइन थी कलकत्ता और आगरा के बीच में था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कलकत्ता और आगरा। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह क्या कहलाता है? तो साथियों ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। देखिए जैसे कि इंडिया का मैप हो गया तो इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। तो फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है लक्षद्वीप।
निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम में समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण दोनों केंद्र स्थित है। पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। पायली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? तो पीटी उषा को जानी जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पीटी उषा भारत की एथलीट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए आप सभी। तो साथियों, ये जो पुस्तक है NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? चलिए 27 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंतिम उत्पाद जो इसका होता है पायरुविक अम्ल होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो साथियों, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इंसुलिन में याद रखिएगा जस्ता धातु मौजूद होती है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। और साथियों, इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। सभी को ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताइए इंसुलिन कहाँ से निकलता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी संख्या में? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है, इसी के कारण क्या है? ल्यूकेमिया, जिसे कैंसर कहा जाता है, ये होता है। मोलास्का से कौन संबंधित है? तो साथियों, मोलास्का संघ से संबंधित है कटलफिश। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कटलफिश, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ग्रंथि निम्न में किसका उत्सर्जी अंग है? चलिए आंसर बताएंगे। ग्रीन ग्रंथि, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहा जाता है, ग्लैंड। तो साथियों, ग्रीन ग्रंथि जो है किसका उत्सर्जी अंग है? तो क्रेस्टेशिया का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्रेस्टेशिया। हाथी पांव नामक रोग का वाहक क्या है? तो साथियों, हाथी पांव नामक जो रोग है इसका कारण क्या है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा क्या होता है? तो इसके द्वारा होता है मलेरिया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जल में अघुलनशील है? तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, PbSO4 जो है जल में अघुलनशील है। काले रंग का सल्फाइड कौन सा है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। काले रंग का सल्फाइड इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, Bi2S3। काले रंग का क्या है? सल्फाइड है।
निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्लोरीन। याद रखिएगा ये ऊर्ध्वपात नहीं है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और यह जो है हैलोजन वर्ग का तत्व है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है किसके द्वारा? तो साथियों सल्फर डाइऑक्साइड जो है रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है किसके द्वारा? तो अपचयन द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अपचयन। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है क्या है? तो याद कर लीजिए डायरेक्ट, धात्विक हाइड्राइड। साथियों वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है वह क्या है? तो धात्विक हाइड्राइड। चलिए आगे देखिए, एक तेल या वसा में असंतृप्त की मात्रा को मापा जाता है। तो साथियों एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है आयोडीन मान से। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी? वर्ण लेखन को इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। कभी कभी डायरेक्ट आपको इस तरह से लिख देगा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की खोज किया था किसने? ट्वेट नामक वैज्ञानिक ने। पोटाश फिटकरी का जलीय विलयन होता है। तो प्यारे साथियों पोटाश फिटकरी का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य बल को क्या कहते हैं? तो साथियों भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य बल को बोला जाता है आसंजक बल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आसंजक बल। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा? चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगा। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। तप्त तार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है। तो साथियों तप्त तार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों का मापन हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है, इसका हिंदी क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हेयर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर कीजिए आप सभी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, याद रखिएगा। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो गुप्तकालीन महान खगोलविद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊष्मा जो है विकिरण, याद रखिएगा, विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से संचरण होता है ठोस में ऊष्मा का, और गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो याद रखिएगा जस्ता जो है विद्युत अचुंबकीय है। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर
मनाया जाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? ये आखिरी क्वेश्चन है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, आप लोग पहले कमेंट करके बताइए आज के इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।